हेलो बच्चों। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वेब का लेक्चर नंबर 1। बेसिकली अगर देखा जाए तो ये वेब जो है वो जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से या नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितने भी दूसरे अगर हम लोग टॉपिक्स की बात करेंगे, जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करते थे या अपन लोग ये बात करते थे मैकेनिक्स की, तो इनमें क्या होता था, एनर्जी का जब ट्रांसफर करते थे तो उसके लिए मास की जरूरत होती थी। मास जो है वो एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर के जाया करता था। तो वेव इन सबसे थोड़ा सा अलग है, एक अपने आप में अलग यूनिट है। 12th में भी अगर इसे पढ़ेंगे तो अपन लोग वेव ऑप्टिक्स में इसकी स्टडी करेंगे जाकर के, और 11th में हम लोग साउंड वेव एंड वेव ऑन स्ट्रिंग पढ़ेंगे। तो अभी अपन लोग वेव में साउंड वेव और बैंड ऑफ वेव ऑन स्ट्रिंग हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग ये समझेंगे कि वेव है क्या एक्चुअल में। तो बेटा देखो, वेव क्या है। जैसे हम लोग मानते थे कि अगर अपने पास में मान लो ये कोई मास है, तो इस मास को मैंने कोई एक एनर्जी दे दी, इस तरीके से एनर्जी देकर किसे फेंक दिया, तो ये एनर्जी जैसे इसे देंगे तो इसके पास में क्या होगी, जैसे वेलोसिटी दी या कोई फोर्स लगाया, जैसे इसे इंपल्स दिया, इसे वेलोसिटी मिली तो इसके पास में काइनेटिक एनर्जी है, और ये काइनेटिक एनर्जी लेकर के आगे बढ़ेगा 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 और यहां टकरा गया। लेट इधर टकराया तो ऐसा हुआ, इस स्क्रीन में जर्क आ गया, ये स्क्रीन ब्रेक हो गई। अच्छा, ये स्क्रीन ब्रेक हुई क्यों भाई? इसके ब्रेक होने के पीछे क्या रीजन था? इसके ब्रेक होने के पीछे यह था कि इसके पास जो एनर्जी थी वो इसने इसे ट्रांसफर की, वैसे ये ब्रेक हो गई। तो ये पार्टिकल था, यानी कोई मास था, वो मास एनर्जी लेकर के चला, मैंने इसे एनर्जी दी, एनर्जी लेकर के चला और इसने इसे एनर्जी ट्रांसफर कर दी। तो ये एनर्जी के ट्रांसफर करने का एक तरीका है। तो एनर्जी इसे इधर ट्रांसफर हुई, वो हुई किसकी वजह से? मास की वजह से। करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी देखते तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर के चलता था, यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को लेकर के चला करता था करंट इलेक्ट्रिसिटी में। लेकिन यहां पर वेव थोड़ा सा अलग है इन दोनों चीजों से। इधर मीडियम की जरूरत हो या ना हो वो तो अलग एक मैटर है, लेकिन यहां पर जो एनर्जी का ट्रांसफर होगा उसके लिए पार्टिकल का नेट डिस्प्लेसमेंट की जरूरत नहीं होगी। नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो होना चाहिए, इस तरीके से। मतलब यहां मैं कह रहा हूं कि पार्टिकल जो है, मास जो है, वो पार्टिकल अपना इधर से इधर जो है मीडियम का पार्टिकल डिस्प्लेस कर रहा है और एनर्जी को अपने साथ ले एसोसिएट करता हुआ चल रहा है और एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर दे रहा है। लेकिन वेव कुछ अलग फिनोमिना है। वेव एक ऐसा फिनोमिना है, वेव ऐसा एनर्जी का ट्रांसफर का एक तरीका है जिसमें पार्टिकल या मास अपने साथ में एनर्जी को लेकर के नहीं चलेगा। पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं होगा। हाँ, पार्टिकल की जरूरत हो सकती है, लेकिन पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। पार्टिकल खुद डिस्प्लेस नहीं होगा, खुद एनर्जी को साथ में लेकर के नहीं चलेगा। तो समझ लेते पहले, ध्यान देना बेटा। जैसे एग्जाम्पल में लेकर के चलूं, मैंने मान लिया कि अपने पास में, ध्यान देना, ये ऐसी कोई सरफेस है, इस सरफेस बहुत सारे लोग खड़े हुए, एक ये हो गया चुन्नू मुन्नू, ये सारे लोग हैं, ये बहुत सारे लोग खड़े हुए, इस तरीके से, एक के साथ में एक, ऐसे ये लाइन में। तब तक एक कोई और पर्सन आया, उस पर्सन ने क्या किया, इसे पुश दे दिया ऐसे। जैसे ही इसे पुश दिया, शैतान सा बच्चा था, ये आया, इसने इसे पुश दिया, और जैसे ही इसने इसे पुश दिया, ये क्या हो गया, ये आगे की तरफ थोड़ा सा लीन हुआ, अपने आप को इम्बैलेंस किया, और इम्बैलेंस करने के बाद में दोबारा से इसने अपने आप को बैलेंस कर लिया। पहले ये आगे की तरफ ऐसे लीन हुआ, लीन होने के बाद फिर से इधर आ गया। फिर जैसे ये इधर आया, इसे एनर्जी मिली, अब ये आगे की तरफ थोड़ा सा लीन हुआ, फिर ये इधर की तरफ आ गया, इम्बैलेंस होकर के अपने आप को बैलेंस किया। फिर ये आगे की तरफ लीन हुआ, ये बैलेंस किया, फिर ये आगे की तरफ लीन हुआ, ये बैलेंस किया, फिर ये आगे की तरफ लीन हुआ, ये बैलेंस किया, फिर आगे की तरफ लीन हुआ, ऐसे। तो अगर मैं कुल मिला के देखूं कि यहां पर ये जो मैंने मान लिया, यहां पर मतलब ये जो आगे इंबैलेंस हो रहा है या डिस्टरबेंस हो रहा है, वो डिस्टरबेंस की तो डायरेक्शन इधर है, ये डिस्टरबेंस की डायरेक्शन, डिस्टरबेंस या इंबैलेंस की डायरेक्शन इधर है। तो t इक्वल टू 0 पर मैंने कहा कि अभी ये इंबैलेंस हुआ, यानी इसके अंदर डिस्टरबेंस हुआ है। लेकिन थोड़ी देर बाद इसमें हुआ, फिर 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 इधर हुआ, और यहां पर जो अगर मैंने देखा वो एट t इक्वल टू t नॉट पर यहां इंबैलेंस हुआ। मतलब ये वाला जो पार्टिकल था या ये वाला जो पर्सन था, वो t इक्वल टू 0 पर ऐसा था, और ये वाला कुछ टाइम के बाद में ऐसा हुआ। तो जो फेस इसका t इक्वल टू 0 पर था, वही फेस इसका t इक्वल टू t नॉट पर है। मतलब ये इससे, ये वाला पार्टिकल इससे t नॉट टाइम लेग कर रहा है, लीड नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, लेड। जो फेस इसका t इक्वल टू 0 पर है, वो फेस इसका t इक्वल टू t नॉट पर है।
अच्छा, यहां पर ये इम्बैलेंस हुआ क्यों? वो हुआ इसलिए क्योंकि यहां से एनर्जी मिली और वो एनर्जी इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से होते 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 यहां तक पहुंची। तो यानी एनर्जी का ट्रांसफर है वही वेव। लेकिन एनर्जी ट्रांसफर का तरीका देखो बेटा, अगर मैं इसे पार्टिकल मानूं, अगर मैंने इसे पार्टिकल माना, तो क्या ये पार्टिकल इसको उठा करके, एनर्जी को उठा करके यहां तक लेकर के गया? नहीं भाई, पार्टिकल का तो डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं, पार्टिकल अपनी जगह पे ही, उसका नेट डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है। ऐसे इंबैलेंस हुआ, फिर इधर आ गया, ये इंबैलेंस हुआ, इधर आ गया, नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो, ये इंबैलेंस हुआ, इधर आ गया, ये इंबैलेंस हुआ, इधर आ गया, ये इंबैलेंस हुआ, इधर आ गया, ये इंबैलेंस हुआ, इधर आ गया। नेट डिस्प्लेसमेंट तो पार्टिकल का जीरो है ना, लेकिन एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर हो गई। इस तरीके को हम लोग कहते हैं वेव। यानी कि एनर्जी का ये जो तरीका होता है ट्रांसफर होने का, दैट इज कॉल्ड द वेव। या डिस्टर्बेंस का ये जो तरीका होता है, एनर्जी मींस मैं डिस्टर्बेंस यहां लेकर के चलूंगा, दैट इज कॉल्ड द वेव। जैसे एक और एग्जांपल लेकर के चलता हूं। मैंने लेट कर लिया कि कोई स्ट्रिंग है, ऐसे ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग अभी सोई हुई है, इसके सारे पार्टिकल्स जो है, ये पार्टिकल, 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 अभी सब रेस्ट में। इसके इस एंड पर मैंने कोई एक मास अटैच कर दिया, लेट से m। इस मास को मैंने किसी स्प्रिंग से ऐसे अटैच कर दिया, ऐसे करके, और इस एंड को मैंने वाइब्रेशन दे दिया इस डायरेक्शन में, ऐसे वाइब्रेट कर दिया। तो जैसे ही इसे इस डायरेक्शन में वाइब्रेट करेंगे, वैसे ये पार्टिकल ऐसे करके वाइब्रेट करेगा, और इसके पड़ोस वाला, ध्यान देना जरा, यहां पर अगर हम देख रहे थे तो यह पार्टिकल तो नहीं जा रहा था, लेकिन ये अपनी वाइब्रेशन की वजह से दूसरे आगे वाले आगे वाले आगे वाले को ऐसे दे रहा था। या मैं ये कह सकता हूं कि आगे वाला पार्टिकल कुछ टाइम के बाद में अपने पीछे वाले पार्टिकल की नकल कर रहा है। जैसे ये वाला पार्टिकल टी नॉट टाइम के बाद में, टी नॉट टाइम के बाद में इसकी नकल कर रहा है। टी नॉट टाइम पहले, यानी टी इक्वल टू 0 पर ये ऐसे था, और टी इक्वल टू टी नॉट पे ऐसे नकल कर रहा है। तो हर एक पार्टिकल अपने पीछे वाले पार्टिकल की नकल करेगा ड्यू टू इलास्टिसिटी। भाई स्प्रिंग अगर है या स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग को अगर मैं ऐसे एनर्जी दूंगा तो ये वाला पार्टिकल ऊपर जाने की कोशिश करेगा, और ये वाला पार्टिकल ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तो खींचेगा इसे भी ऊपर की तरफ इलास्टिसिटी की वजह से। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर की तरफ पहुंचा होगा, ये ऊपर की तरफ पहुंचा होगा, ये ऊपर की तरफ पहुंचा होगा, इस तरीके से वेव चलती चली जाएगी। मतलब इलास्टिसिटी की वजह से यहाँ पर एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, वो खींचने की कोशिश कर रहा है, अपनी नकल कर रहा है। तो अगर मैंने इसे एक एनर्जी दी, तो इसके पड़ोस वाला पार्टिकल है, कुछ टाइम के बाद में इसकी नकल करेगा, वो भी ऐसे वाइब्रेट करेगा, फिर दूसरा वाइब्रेट करेगा, फिर तीसरा वाइब्रेट करेगा, फिर ऐसे वाइब्रेशन होता जाएगा, ऐसे वाइब्रेशन होता जाएगा, ऐसे वाइब्रेशन होता जाएगा, ऐसे वाइब्रेशन होता जाएगा, इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा, और एक टाइम ऐसा आएगा जब ये एम मास जो है वो भी एसएचएम करने लगेगा। मैंने इसे ट्रांसवर्स डायरेक्शन का मतलब हो गया बेटा, ये जो प्रोपोगेशन इस तरफ हो रहा था उससे परपेंडिकुलर ऐसे वाइब्रेशन दिया। तो अगर मैंने इसे ट्रांसवर्स डायरेक्शन में वाइब्रेशन दिया है, इसे मैंने ट्रांसवर्स डायरेक्शन में वाइब्रेशन दिया है, तो ये वाला जो पार्टिकल था वो भी एसएचएम करने लगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब देखते हैं, ध्यान देना। तो क्या मैंने इस डायरेक्टली मास को वाइब्रेशन कराया था? नहीं ना, मैंने तो यहां पर वाइब्रेशन दिया था, लेकिन ये वाइब्रेट करने लगा, मतलब मैंने एनर्जी यहां दी, मैंने इसको ऐसे करके इधर की तरफ एनर्जी ऐसे दी, इसको ऐसे 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 स्ट्रिंग को हिलाया, तो इधर की तरफ धीरे 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 एनर्जी ट्रांसफर होते 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 एम मास का पार्टिकल जो था वो वाइब्रेट करना चालू हो गया। तो अगर ये पार्टिकल वाइब्रेट करना चालू हो रहा है, मैंने कहा इसे डायरेक्टली तो मैंने टच किया नहीं, तो डायरेक्टली टच नहीं किया, एम मास को डायरेक्टली तो वाइब्रेट कराया नहीं, मैंने तो इधर वाइब्रेशन दिया था। ये क्यों करने लगा? क्योंकि इसकी तरफ एनर्जी ट्रांसफर हुई। क्या बेटा ये स्ट्रिंग का ये वाला पार्टिकल इधर एनर्जी लेकर के? नहीं। बच्चे बोलेंगे सर ये तो आया ही नहीं, ये तो स्ट्रिंग का पार्टिकल यहीं पर है, दूसरी वाला ये जो पड़ोस वाला पार्टिकल वो तो यहीं पर है, लेकिन इनके इलास्टिक बिहेवियर की वजह से एनर्जी धीरे 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 ट्रांसफर होती, वाइब्रेट करती, यहां तक पहुंची, और इधर पार्टिकल का तो डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं है। ये जो फिनोमिना था, ये जो मोड था एनर्जी के ट्रांसफर का, दैट इज कॉल्ड द वेव। इसको हम लोग वेव कहेंगे। जैसे एक और एग्जांपल, मान लो एक पत्थर लिया और उस पत्थर को तालाब में ऐसे करके फेंक दिया। तो जैसे ही पत्थर को तालाब में फेंकोगे, तो पत्थर में क्या होता है, तालाब में फेंकते हैं तो कुछ एनर्जी निकला करती है, यानी कुछ रिपल्स फॉर्म होते हैं, वो बिल्कुल एंड तक चले जाते हैं। तो क्या ये पार्टिकल जहां पर फेंका था वो एंड तक गया? नहीं भाई,
वो तो वहीं पर रहा, अपनी जगह पे वाइब्रेशन दे रहा है, बस एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, वो लास्ट तक पहुंच गया। अगर मान लो उस पार्टिकल का, मैं कहता कि वो पार्टिकल इधर से इधर जा रहा तो उसके आगे वाला भी जाता, फिर और जाता, फिर और जाता, फिर तो सारे चले जाते, एक पत्थर से तालाब खाली, एक पत्थर से पूरा समुद्र खाली हो जाता। तो पार्टिकल का नेट डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, पार्टिकल का तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है इसमें, जीरो। तो एनर्जी के ट्रांसफर करने के एक ऐसा मोड जिसमें नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मीडियम पार्टिकल इज जीरो, दैट इज कॉल्ड द वेव। तो डेफिनेशन इसकी लिख लेते हैं बेटा कि वेव है क्या। तो वेव होता है अपना बेटा, ध्यान देते हैं, वेव इज डिफाइंड एज मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, in which net displacement of medium particle is zero। मीडियम पार्टिकल का नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, ऐसे में एनर्जी अगर ट्रांसफर होती है दैट इज कॉल्ड द वेव, उसे हम लोग नाम देते हैं बेटा वेव। ठीक है, यहां तक बात क्लियर। एक और एग्जांपल लेकर चलते हैं, साउंड वेव। जैसे साउंड वेव की अगर बात करें, मान लो अपने पास में कोई ऐसे, ये कोई एम्पलीफायर है या स्पीकर है, तो होता क्या है, स्पीकर का ये डायफ्राम होगा, और जब यहां से साउंड निकलता है तो डायफ्राम ऐसे 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 वाइब्रेट करता है। तो अगर ये डायफ्राम वाइब्रेट कर रहा है तो उसकी वजह से यहां एयर की बहुत सारी लेयर्स होंगी। एक एयर की ये लेयर होगी, उसके आगे एयर की ये दूसरी लेयर होगी, उसके आगे एयर की ये तीसरी लेयर होगी, उसके आगे एयर की चौथी लेयर होगी, ऐसे होंगी। तो अगर ये वाइब्रेट करेगा तो एयर्स की ये वाली लेयर्स भी क्या होंगी बेटा, वाइब्रेट करेंगी। ये सारी लेयर्स होंगी वो वाइब्रेट करेंगे। ये लेयर अलग हो गई, ये लेयर अलग हो गई, ऐसे लेयर से क्या करती जाएंगी, वाइब्रेट करती जाएंगी। तो अगर ये लेयर वाइब्रेट करेंगे, ध्यान देना बालक, तो इनके वाइब्रेशंस की वजह से, जैसे ये वाइब्रेट ऐसे करी तो वाइब्रेशन कैसा होगा, इस डायरेक्शन होगा, ऐसे। ये वाइब्रेशन जो है वो इस डायरेक्शन में हो रहा होगा, ऐसे ऐसे ऐसे। इस तरीके की जो लाइन होती है दैट लाइन इज कॉल्ड द लॉन्गिट्यूडनल लाइन। ये ट्रांसवर्स होती है प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर, इसे हम लोग कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल लाइन। लॉन्गिट्यूडनल लाइन। तो इसमें क्या हो रहा है, इस तरीके से वाइब्रेशंस हो रहे, एयर की लेयर पास में आ रही, दूर जा रही, पास में आ रही, दूर जा रही, किसी प्रेशर की वजह से। क्योंकि हमने अगर मान लो साउंड प्रोड्यूस किया तो एक प्रेशर लगाएंगे, एयर के लेयर के ऊपर ऐसे पास में आएंगे, दूर जाएंगे, इधर ईयर है अपने, तो ईयर को भी क्या करेंगे, वाइब्रेट कराएंगे यहाँ के डायफ्राम को, और ईयर जो है वो इसे साउंड को डिकोड कर लेगा। तो तीनों में कुल मिला के बात पता है क्या हुई, तीनों में बात ये हुई कि मान लो यहां से इसने यहां तक जाने में, मैं ये बोल रहा हूं कि यहां से यहां तक जाने में जो टाइम लगा वो तो टी नॉट लगा, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस एक्स है। तो अगर मैं बोलूं कि ये टाइम होगा तो बच्चे बोलेंगे एक्स अपॉन बी होगा, वेयर बी इज द स्पीड ऑफ द साउंड या स्पीड ऑफ द वेव। यानी कि जो काम ये पार्टिकल जो है वो टी टाइम में कर रहा है, टी इक्वल टू जीरो में कर रहा है, वो इतनी डिस्टेंस चलने के बाद में, टी नॉट टाइम के बाद में पार्टिकल ये काम कर रहा है। ऐसे में कहूंगा जो काम ये पार्टिकल टी इक्वल टू जीरो पर कर रहा है, इसके बीच की अगर डिस्टेंस में एक्स मान लूं, तो भाई यहां पर मैं कहूं टी इक्वल टू टी नॉट पर है, अगर वी स्पीड से एनर्जी चल रही है, डिस्टर्बेंस चल रहा है, तो ये वाला पार्टिकल उसी फेस में जिस फेस में ये पार्टिकल टी इक्वल टू जीरो पर था, वो टी इक्वल टू टी नॉट पर आ गया, और मैं टी नॉट की अगर वैल्यू निकालूंगा तो मेरे बच्चे कहेंगे ये तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होगी। मतलब जिस फेस में ये था उस फेस में पार्टिकल थोड़े टाइम के बाद में आया, कुछ टाइम लैग करके आया, कुछ टाइम डिले करके आया। ऐसे यहां पर भी अगर मैं कहूं कि ईयर और डायफ्राम के बीच की डिस्टेंस अगर L है, स्पीड ऑफ द वेव इज T है, तो यहां पर ये चीज T इक्वल टू जीरो पर स्टार्ट हो रही है, तो मैं कहूंगा T इक्वल टू टी नॉट पर यहां पर अपने पास में एनर्जी पहुंची है, तो एनर्जी के पहुंचने का जो टाइम हुआ वो तो भाई डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होगी। इतनी बात समझ में आ गई। मतलब यहां का जो पार्टिकल वो T इक्वल टू जीरो पर जिस फेस में था, वाइब्रेट कर रहा था, उस फेस में ये वाला पार्टिकल जो है T इक्वल टू टी नॉट पर आ चुका होगा, यानी x अपॉन में b के बराबर आ चुका है, L अपॉन में b के बराबर आ चुका है। क्योंकि ये तुरंत नहीं वाइब्रेट कर रहा, इसके पास में एनर्जी पहुंचने में टाइम लगा,
यानी साउंड पहुंचने में टाइम लगा। ऐसा देखो, अपन लोग साउंड की स्पीड इतनी तेज होती, जैसे ही स्पीकर बजा अपने को सुनाई पड़ जाती, क्योंकि ज्यादा तेज होती। अगर ऐसा ना हो ना, धीमे हो, तो फिर जितने टाइम में बजेगा जस्ट मुझे नहीं सुनाई पड़ेगी, थोड़े टाइम के डिले के बाद में चीज सुनाई पड़ेगी। यहां तक बातें क्लियर है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब वेव को एक काम करते हैं, अपन लोग वेव को देखते हैं कि कितने टाइप की होती है वेव। तो बेसिकली अगर देखें तो वेव जो है बेटा दो टाइप की होती है। वेव जो है बेसिकली दो टाइप की होती है। एक होगी बेटा मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव, और दूसरी वेव होगी बेटा नॉन मैकेनिकल वेव। एक तो हो गई मैकेनिकल वेव और दूसरी हो गई नॉन मैकेनिकल वेव। तो मैकेनिकल वेव क्या है और नॉन मैकेनिकल वेव क्या है, ये समझते हैं। मैकेनिकल वेव वो वेव होती है जिनके ट्रेवल करने के लिए मीडियम के पार्टिकल की जरूरत होती है। भाई मीडियम के पार्टिकल का नेट डिस्प्लेसमेंट मैं नहीं बोल रहा हूं, नेट डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है, लेकिन पार्टिकल की जरूरत है, होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए। वो अपने वहीं पर रह करके टू एंड फ्रो करे, ऐसा टू एंड फ्रो करे, तो वो मैकेनिकल वेव है। और नॉन मैकेनिकल वेव होंगी जहां पर मीडियम की कोई जरूरत नहीं है। तो यहां पर क्या होगा, मैकेनिकल वेव्स आर दोज इन विच मीडियम इज रिक्वायर्ड, मीडियम इज रिक्वायर्ड। एग्जाम्पल अगर मैं लेकर के चलूं तो वेव ऑन स्ट्रिंग, ये भी मैकेनिकल वेव का एग्जाम्पल है, या साउंड वेव, और भी बहुत सारे ये मैकेनिकल वेव की एग्जाम्पल है। जैसे वेव ऑन स्ट्रिंग की अगर बात करूं तो ये अगर स्ट्रिंग है तो इस स्ट्रिंग में मैंने क्या किया, इस पार्टिकल को इस डायरेक्शन में जैसे ही वाइब्रेट कराया तो स्ट्रिंग जो है कुछ इस तरीके से ऐसे चलने लगी। तो यहां से यहां तक ये जो एनर्जी जा रही है वो तो इलास्टिक बिहेवियर की वजह से जा रही है। ये पार्टिकल ऊपर आने की कोशिश कर रहा था, इसके जो पड़ोस वाला ये जो पार्टिकल था ना बेटा, ये वाला पार्टिकल, ये इसके जो पड़ोस वाला ये पार्टिकल था, ये भी ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है, इसकी वजह से ये उठा तो ये भी थोड़ा सा उठेगा और भी आगे वाला उठेगा। तो एक दूसरे की नकल करते हुए ऐसे पार्टिकल चला करते हैं। तो पार्टिकल तो अपनी जगह पर ही है, ऐसे पार्टिकल का नेट डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं हुआ, पार्टिकल का नेट डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है, बस यहां से एनर्जी ऐसे ट्रांसफर होती चली गई। यानी कि पार्टिकल की जरूरत तो बेटा पड़ी, तो पार्टिकल की जरूरत पड़ी, यानी मीडियम की जरूरत पड़ी, तो मीडियम की जरूरत पड़ी। तो ऐसी वेव जो होती है मैकेनिकल वेव होती है। जैसे साउंड वेव, साउंड तो बगैर मीडियम के हम लोग सुन ही नहीं सकते। तो जब हम लोग कहीं ऐसे, मैंने बोला तो बोलने के बाद मैंने एयर की लेयर के ऊपर एक फोर्स ऐसे करके अप्लाई किया, सामने ऐसे हाथ ऐसे रख के देखना तो ऐसा लगेगा कि एक फोर्स अप्लाई किया हाथ के ऊपर। तो ऐसे ही लेयर, एयर की लेयर्स होती होंगी, उन पर फोर्स अप्लाई करते तो ये टू एंड फ्रो मोशन ऐसे करना चालू कर देती। तो नेट डिस्प्लेसमेंट तो ये जो मीडियम के पार्टिकल है उनका क्या होता है, जीरो होता है, लेकिन एनर्जी धीरे 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 आगे ट्रांसफर होती चली। तो ऐसी वेव्स जिनके लिए मीडियम के पार्टिकल का नेट डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है लेकिन मीडियम की जरूरत है, इस टाइप की वेव को हम लोग कहते हैं मैकेनिकल वेव। अब बात करते हैं हम लोग बेटा नॉन मैकेनिकल वेव की। अच्छा, नॉन मैकेनिकल वेव इससे थोड़ी सी ये डिफर है कि नॉन मैकेनिकल वेव के लिए मीडियम की जरूरत नहीं है। तो देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम, मीडियम इज नॉट रिक्वायर्ड, मीडियम इज नॉट रिक्वायर्ड। इसका अगर एग्जांपल हम लोग लेकर के चले तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है बेसिकली बहुत सारे टाइप की होती है। रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, विजिबल मतलब लाइट, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज, गामा रेज। डिपेंड करता है कि इनकी वेवलेंथ किस रेंज की है। अगर वेवलेंथ 0.1 एंगस्ट्रॉम से लगभग 100 एंगस्ट्रॉम के बीच में तो एक्सरेज में आ जाएगी, उससे ऊपर है तो अल्ट्रावायलेट, फिर विजिबल लाइट, ऐसा करके ये दिखाई देती है। तो जो लाइट की ये जो फॉर्म है, एनर्जी की जो फॉर्म है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, वो इन सारी की सारी इन चीजों के लिए कभी भी अपने को मीडियम की जरूरत नहीं होती। जैसे ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये पूरा चैप्टर है बेटा, आगे 12th क्लास में पढ़ेंगे। होता क्या है इसमें कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में
वाइब्रेट करते हैं इनके कंपोनेंट्स, और वेव जो है वो इस इन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस तरीके से ट्रेवल करती चली जाती। इस टाइप की वेव को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, बेसिकली लाइट बोल सकते हैं। ठीक है, तो अपने को ये तो पढ़ना नहीं है, तो 12th क्लास में अपन लोग पढ़ेंगे केवल मैकेनिकल वेव के बारे में। अच्छा, वेव को अगर मैं मैकेनिकल वेव की ही बात कर रहा हूँ या दूसरी नॉन मैकेनिकल, दोनों की, तो दो और कैटेगरी में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। जैसे वो दो कैटेगरी क्या है, तो वेव को अपन लोग लिख सकते हैं दो तरीके की। एक तो नाम देंगे ट्रांसवर्स वेव, और जो दूसरे टाइप के बेटा वेव होगी वो होगी लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव, तो देखो बेटा ट्रांसवर्स वेव क्या, लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या। देखो मान लो वेव जो है, मैंने कहा ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, ये बाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। इस स्ट्रिंग को मैंने बाई एक्सिस के अलोंग वाइब्रेशन दे दिया, इधर इसके अलोंग ऐसे वाइब्रेशन दे दिया। तो जैसे इसके अलोंग ऐसे वाइब्रेशन देंगे तो इसके आगे वाला जो पार्टिकल होगा इसकी नकल करने की कोशिश करेगा, वो भी ऊपर उठने की कोशिश करेगा, सम टाइम डिले, कुछ टाइम के बाद। तो पहले ये उठा, फिर उसके बाद ये उठा, फिर उसके बाद ये उठा, फिर आगे वाला उठा, फिर ऐसे उठा, फिर ऐसे उठा, इस टाइप की वेव बन गई। यानी इस टाइप से एनर्जी ट्रांसफर इस तरफ होती चली गई। लेकिन ये जो पार्टिकल के वाइब्रेशन है, ये वाला पार्टिकल अभी यहां पर है, उसी टाइम पर ये वाला पार्टिकल इधर है, ये वाला 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 इधर है। थोड़ी देर बाद ये वाला पार्टिकल इसकी नकल करेगा और इसी पोजीशन पर आएगा। थोड़ी देर बाद ये वाला पार्टिकल इसकी नकल करेगा, इसकी पोजीशन पर आएगा। तो पार्टिकल्स के जो वाइब्रेशन है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है, और वेव जो ट्रेवल कर रही है वो इस डायरेक्शन में कर रही है। यानी कि ट्रांसवर्स डायरेक्शन में पार्टिकल के वाइब्रेशन है, ये डायरेक्शन है ट्रांसवर्स लाइन। तो ट्रांसवर्स वेव वो वेव होती है जिनमें पार्टिकल्स के वाइब्रेशन वेव के प्रोपोगेशन के, जिधर वेव चल रही है उसके परपेंडिकुलर होते हैं। दैट वेव इज कॉल्ड द ट्रांसवर्स वेव। तो अपन लोग लिख सकते हैं इसकी डेफिनेशन, ट्रांसवर्स वेव आर दोज, ट्रांसवर्स वेव्स आर दोज in which vibrations of the medium particle, बेटा नेट डिस्प्लेसमेंट 0 है, इज परपेंडिकुलर टू द propagation of the wave। जैसे वेव ऑन स्ट्रिंग, ये ट्रांसवर्स वेव है। अब बात करते हैं बेटा लॉन्गिट्यूडनल वेव की, कि लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है, समझो। लॉन्गिट्यूडनल वेव वो वेव होते हैं, जैसे मैंने कहा साउंड वेव। साउंड वेव की अगर बात की थी तो यहां से साउंड जो है वो एयर की लेयर्स को ऐसे, ये एयर की लेयर्स हो गई, इनको पहले वाइब्रेट कराएगा ऐसे, फिर ये पास पास आ जाएंगी कुछ, फिर इन्हें भेजेगा थोड़ा सा दूर दूर, फिर ये पास पास आ जाएंगे कुछ, फिर इन्हें भेजेगा थोड़ा दूर दूर। तो जहां पर ये जो वेव्स होती है ये पास पास में होती है। पास पास जब आती, एयर के लेयर्स होंगी, ऐसे फोर्स लगेगा, ये ऐसे पास पास है, नेट डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो रहा है। जब पास पास आ जाती है तो उसे कहते हैं कंप्रेशन, और जब दूर दूर चली जाती है तो उसे कहते हैं रेयरफेक्शन। तो यहां पर ये जो डिजाइन हो रहा है बेटा वो तो रहा कंप्रेशन, और ये दूर दूर जहां पर है एयर की लेयर्स। अच्छा, ये हो क्या रहा है, जो साउंड वेव होती है उन्हें प्रेशर वेव भी कहते हैं। प्रेशर वेव इसलिए कहते हैं बेटा क्योंकि इस पर क्या होता है, जैसे मैं साउंड प्रोड्यूस करता हूं, मैं यहां साउंड प्रोड्यूस कर रहा हूं, इसलिए ये लेयर माने ले रहा हूं, इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, करके देख लो। तो फोर्स लगा, इसका मतलब लेयर ऐसे पास पास है, प्रेशर डेवलप हुआ ना, फोर्स पर यूनिट एरिया, तो इसलिए प्रेशर वेव भी कहते हैं। तो पहले दूर दूर में पास पास आए, दूर दूर में पास पास आए, तो यहां पर जब दूर दूर जाते हैं तो इसे हम लोग नाम देते हैं रेयरफेक्शन। ये कंप्रेशन, फिर आ गया रेयरफेक्शन, एंड अगेन कंप्रेशन।
अगेन रेयर वेव्स। अच्छा, यहां पर भी कुछ ऐसे टर्म डिफाइन करेंगे। देखो ये जो वैल्यू है इस वेव की पीक वैल्यू है। अच्छा, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या है? लॉन्गिट्यूडनल वेव पहले समझ तो लेते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव है, इसमें जो मीडियम के पार्टिकल है उनका तो वाइब्रेशन इधर है ऐसा, और वेव के प्रोपोगेशन की जो डायरेक्शन है बालक वो भी इधर ही है, यानी प्रोपोगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव इज दिस। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं या जो मीडियम के लेयर्स हैं उनका जो वाइब्रेशन है वो वेव के प्रोपोगेशन की डायरेक्शन हो, उसी के अलोंग हो, तब जो वेव बनती है उसे हम लोग नाम देते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स are those in which direction of propagation of wave and vibration of medium particle, vibrations of medium particles is same। एक ही डायरेक्शन में दोनों, एक ही लाइन के अलोंग अगर ये वाइब्रेट करते हैं पार्टिकल और प्रोपोगेशन ऑफ वेव एक ही लाइन के अलोंग अगर चलते हैं तो ऐसे वेव होते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो यहां पर भी बेटा ऐसे ही, जैसे इधर रेयरफेक्शन और कंप्रेशन है ना, तो अपने बच्चों से मैं ये बात कहूंगा कि इधर भी ऐसी चीज हो रही है, इधर वाइब्रेशन ऊपर की तरफ हो रहा, फिर नीचे इधर की तरफ आ रहा है। तो इस टर्म को जहां ये ऊपर ये जो ऐसे करके ये जो पीक बनाया करके, इससे अपन लोग नाम देते हैं क्रेस्ट, और ये चीज होती है ट्रॉफ। ट्रॉफ अगेन क्रेस्ट एंड नेक्स्ट इज ट्रॉफ। तो मुझे लग रहा है डेफिनेशन थोड़ी सी समझ में आई होगी कि लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव क्या होती है। आगे बढ़ते हैं, देखो। अच्छा, इनमें एक चीज अगर अपन लोग देखें, ध्यान देना कि वेव का जो प्रोपोगेशन होता है वो अलग अलग, जैसे मैं साउंड वेव की बात करूं तो साउंड वेव की अगर बात करूं तो अलग अलग मटेरियल्स जो होते हैं, अलग अलग टाइप के जो फेस होते हैं मटेरियल के, उनमें अलग अलग तरीके की वेव प्रोड्यूस हुआ करती है। कहीं ट्रांसवर्स होती है, कहीं लॉन्गिट्यूडनल होती है। तो एक नोट पॉइंट में अपन लोग लिख देंगे, नोट पॉइंट में नोट बनाते हैं। इन सॉलिड्स सॉलिड में जो वेव होंगी वो दोनों तरीके की होंगी, ट्रांसवर्स एज वेल एज लॉन्गिट्यूडनल। ये नहीं होता सॉलिड में एक ही तरीके की वेव ट्रांसफर होगी, लॉन्गिट्यूडनल। दो तरीके की वेव होती है सॉलिड में, ट्रांसवर्स भी होती है और लॉन्गिट्यूडनल भी। जैसे मैंने मान लिया कि ये कोई अपने पास में सॉलिड है, लोहे का कोई पाइप है, ये लोहे का कोई पाइप है, सॉलिड है, बिल्कुल बिल्कुल सॉलिड है, ऐसे करके ये इधर खोखला है, ज्यादा सॉलिड होगा ट्रांसफर उतना तेजी नहीं होगा। और इस पाइप में मैंने क्या किया, इधर से ऐसे करके वेव ट्रांसफर करी। वेव ट्रांसफर करने का मतलब है मैंने यहां से लोहे के पाइप में इधर से ऐसे करके एक हथौड़ा लेकर के आया और ये मारा, ये तो जैसे मारा इधर की तरफ, तो इसमें इलास्टिक बिहेवियर की वजह से इसमें इसके मीडियम के पार्टिकल इधर से इधर ऐसे वाइब्रेट होंगे, और वाइब्रेट होते होते एनर्जी, भाई पार्टिकल तो अपनी जगह पे वाइब्रेट कर रहे हैं, लेकिन इलास्टिक बिहेवियर होने की वजह से अगला पार्टिकल जो है इसकी नकल करने की कोशिश करेगा और ये आगे वाले पार्टिकल को एनर्जी ट्रांसफर करेगा। तो ये इसमें भी वाइब्रेशन होगा, इसमें भी होगा एनर्जी ट्रांसफर, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा वाइब्रेशन, इसमें भी होगा वाइब्रेशन, इसमें भी होगा वाइब्रेशन, इधर भी होगा, और एनर्जी इधर से इधर ट्रांसफर होगी। यानी एनर्जी के ट्रांसफर होने की तो डायरेक्शन इधर है, यानी वेव के प्रोपोगेशन की डायरेक्शन इधर है, और पार्टिकल का वाइब्रेशन इस तरफ है। तो ऐसी वेव तो अपने पास में बेटा कौन सी थी, ट्रांसवर्स वेव थी। लेकिन अगर मैं ऐसे कहूं, लो मैंने इधर की तरफ ऐसे करके इंपल्स दिया, ऐसे इधर इधर, तो अगर मैं इसे इस तरफ इंपल्स दूंगा, तो ध्यान देना इस तरफ इंपल्स दूंगा तो ये वाले पार्टिकल्स में ऐसे वाइब्रेशन देंगे, इस तरीके से वाइब्रेशन देंगे, इस तरीके से वाइब्रेशन देंगे, और वाइब्रेशन यानी कि वेव भी इसमें प्रोपोगेट हुई। वेव के प्रोपोगेशन की तो डायरेक्शन बेटा इधर से इधर है, लेकिन एनर्जी जो ट्रांसफर हुई है वो
पार्टिकल का जो वाइब्रेशन है वो भी इसी डायरेक्शन के अलोंग है, यानी कि ऐसी ये जो लाइन होती है दैट इज कॉल्ड द लॉन्गिट्यूडनल लाइन। तो इसका मतलब इस टाइप की जो वेव बनी वो लॉन्गिट्यूडनल है। तो इसका मतलब ये मैं कह सकता हूं कि सॉलिड्स में दोनों तरीके की वेव ट्रेवल कर सकते हैं, ट्रांसवर्स एज वेल एज लॉन्गिट्यूडनल। दूसरा पॉइंट देखते हैं, अगर मैं कहूं लिक्विड में यानी फ्लूइड्स में, अगर मैं फ्लूइड्स की बात करूं बेटा, फ्लूइड्स बेसिकली लिक्विड एंड गैसेस व्हिच कैन फ्लो आर कॉल्ड फ्लूइड्स। तो इनमें किस तरीके की वेव ट्रांसफर होंगी जाकर के। तो फ्लूइड की अगर बात करूं तो फ्लूइड का मतलब है कि पूरा ये ऐसे करके, ये पानी मान लो ये भरा हुआ है, ये बहुत बल्क है, ये बल्क है इसका। तो इसके बल्क के अंदर बेटा क्या होगा, इसके बल्क के अंदर वेव जो है ऐसे इस तरीके से चलेगी ऐसे, और इसमें होगा क्या, ध्यान देना, इसके बल्क में इसके बल्क में ये शियर स्ट्रेस को सस्टेन नहीं कर पाएगी। शियर स्ट्रेस जो होगी इसमें उसको ये सस्टेन नहीं कर पाएगी। तो अगर ये शियर स्ट्रेस को सस्टेन नहीं कर पाती बल्क में, इट कैन नॉट सस्टेन शियर स्ट्रेस। तो इसमें बल्क के अंदर केवल और केवल कौन सी वेव होती है, ट्रांसफो लॉन्गिट्यूडनल। अब बच्चे कह रहे नहीं सर झूठ बोल रहे, मैंने तो देखा है ऐसे करके जब भी पत्थर पानी में फेंकते हैं तो इस तरीके से ऐसे ऐसे रिपल्स उठते हुए चले जाते हैं, और ऐसे ऐसे उठ रहे हैं, यानी पार्टिकल का वाइब्रेशन तो ऐसे ऐसे हो रहा है और वेव के प्रोपोगेशन की तो डायरेक्शन ये, तो सर ये तो ट्रांसवर्स होनी चाहिए। बेटा मैंने बल्क की बात की, अंदर ये जो चीजें होती थी वो तो लेयर पर ऊपर होती थी, वहां हो सकता है, इधर नहीं हो सकता था। इधर ये जो पार्टिकल होगा इसका भी एयर अलग होगा, ये वाला इधर खींचने की कोशिश करेगा, इधर वाला खींचने की कोशिश करेगा, क्योंकि इधर भी वाटर है, इधर भी वाटर का मॉलिक्यूल है, यहां भी एयर अलग है यार, यहां वाले ऊपर एयर है और नीचे वाटर है, तो ये ऐसे दे सकता है इधर की तरफ, ये सस्टेन करेगा शियर स्ट्रेस। तो ये जो इधर हम लोग देखते हैं जो लेयर होती है अपर सरफेस हुआ करती है, ये जो इसकी सरफेस होती है, जो इंटरफेस होता है, वो तो दोनों तरीके की चीजें सस्टेन कर सकता है, ट्रांसवर्स एज वेल एज लॉन्गिट्यूडनल, तभी यहां पर रिपल्स बनते हुए चले जाते हैं। तो मेरे ख्याल से ये बातें भी क्लियर हो गई होंगी कि कहां कहां पर कैसे ये चीजें चला करती। अच्छा गैसेस की बात करेंगे तो गैसेस में अपने पास में लॉन्गिट्यूडनल वेव ही चलेगी, ठीक है, साउंड में आगे बढ़ते ध्यान देना। तो वेव की जो डेफिनेशंस थी वो मेरे ख्याल से बच्चे क्लियर हो गए। अब इसके कुछ पैरामीटर्स हैं, उन्हें और ध्यान दे लेते हैं कि क्या क्या चीजें हुआ करती हैं। समझो, जैसे मान लो मैंने एक स्ट्रिंग वेव प्रोड्यूस की, स्ट्रिंग वेव प्रोड्यूस करने का मतलब यहां पर वाइब्रेशन दिए, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये स्ट्रिंग थी सो रही थी, मैंने इधर वाइब्रेशन दिए, वेव जो है वो ऐसे करके ये बन गई। तो इधर की तरफ ये वेव बन गई है, तो यहां पर क्या होगा बालक, इस पॉइंट पर अगर मैं देखूंगा तो ये तो है क्रेस्ट, पहले देख चुके हैं, और इस पॉइंट को मैंने डिफाइन किया था ट्रॉफ, फिर ये हो गया क्रेस्ट एंड अगेन दिस इज ट्रॉफ, सो दिस इज क्रेस्ट एंड अगेन दिस इज ट्रॉफ, ऐसे बन रहा है। तो सबसे पहला इसका जो पैरामीटर है वो हम लोग डिफाइन करते हैं कि एम्पलीट्यूड क्या होता है, वेवलेंथ क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, टाइम पीरियड क्या होता है, ये सारी चीजें अपने को डिफाइन करनी है। सबसे पहले तो बात करते हैं बेटा एम्पलीट्यूड। तो ये जो पीक वैल्यू होती है, किसकी पीक वैल्यू बेटा, पार्टिकल की। ये पार्टिकल का जो वाइब्रेशन है वो तो इस डायरेक्शन में, तो पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तो यही हुआ पीक वैल्यू तक, या पार्टिकल का अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ये हो गया, इसी को अपन लोग कहते हैं एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड को अगर अपन लोग डिफाइन करेंगे बालक, तो एम्पलीट्यूड तो होगा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन आइदर डायरेक्शन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन आइदर डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा वो एम्पलीट्यूड होगा।
डिनोटेड बाई ए से डिनोट करेंगे, और इसकी यूनिट तो होगी, भाई डिस्प्लेसमेंट है तो जाहिर सी बात है बालक यूनिट होनी चाहिए मीटर, और मेरे बच्चे इसकी जो डायमेंशन होनी चाहिए वो क्या हो जाएगी, एल, ये होगी डायमेंशन। दूसरा एक टर्म और आता है वेवलेंथ, एक टर्म है वेवलेंथ। तो वेवलेंथ क्या होगा समझो, इस बात को थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि वेवलेंथ क्या है। समझो, वेवलेंथ बेटा होती है कि मान लो मैंने कहा कि एक पार्टिकल यहां पर है, ऐसे करके एक पार्टिकल यहां पर है, एक पार्टिकल यहां पर है, एक पार्टिकल यहां है, एक पार्टिकल ये बैठा, एक पार्टिकल ये बैठा, एक पार्टिकल ये बैठा, एक 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 ये बैठा। तो मैं ये बोलूं कि दो कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट से क्रेस्ट के बीच की डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड द वेवलेंथ, या दो कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ से ट्रफ के बीच की डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड द वेवलेंथ, डिनोटेड बाय लैम्डा। अच्छा, ये बात मैंने क्यों बोली, मैं डेफिनेशन अलग तरीके से देना चाह रहा हूं, ध्यान देना। ये जो पार्टिकल इधर की तरफ बैठा है, ये वेव के ऊपर ऐसे चल रहा है एक तरीके से, ये यहां था ऐसे करके चला, तो इसकी जो मैं कहूं फेस जो है वो इधर है ऐसे, क्योंकि वेव के ट्रेवल की डायरेक्शन मैंने फेस कर दिया, ये रहा फेस, इसका फेस ऐसे, इसका फेस इधर, 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 इसका इधर, इसका इधर, इसका ऐसे, इसका ऐसे, ये ऐसे रहा, ये ऐसे रहा, ये ऐसे रहा, ये ऐसे रहा, ये ऐसे रहा। तो एक ही पोजीशन पर बाई एक्सिस में सेम पोजीशन, बाई एक्सिस में सेम पोजीशन का मतलब ये पार्टिकल और ये पार्टिकल, ये बाई एक्सिस में एक ही पोजीशन पर है, एक ही एक्सिस में सेम पोजीशन पर सेम फेस वाले पार्टिकल के बीच की जो डिस्टेंस होती है, दैट इज कॉल्ड द वेवलेंथ, या क्रेस्ट से क्रेस्ट के बीच की डिस्टेंस, ट्रॉ से ट्रॉ के बीच की डिस्टेंस, ये भी तो वेवलेंथ है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि एक ही एक्सिस में, मतलब बाई एक्सिस में सेम फेस पर, बाई एक्सिस में सेम पोजीशन पर सेम फेस, इसका फेस इधर है, इसका फेस भी इधर है, सेम फेस वाले जो पार्टिकल्स होंगे उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी, इसे क्या कहेंगे हम लोग, वेवलेंथ, ये वेवलेंथ हो गई। तो यही वेवलेंथ थोड़ी ना क्रेस्ट से क्रेस्ट के बीच की, देखो वेवलेंथ तो बेटा ये भी है, वेवलेंथ तो बालक ये भी है, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो भी वेवलेंथ है। क्यों? क्योंकि देखो एक ही पोजीशन, जो पोजीशन इसकी है वही पोजीशन मैं कह रहा हूं इसकी है, एक ही फेस, इसका फेस और इसका फेस क्या है, सेम फेस में, इन फेस में, एक ही एंगल पर है, तो इनके बीच की डिस्टेंस भी क्या होगी, वेवलेंथ। जैसे मैं कहूं इसके और इसके बीच की भी डिस्टेंस क्या होगी, वेवलेंथ होगी। जैसे मैं कहूं यहां पार्टिकल होगा, ये वाला होगा, एक ही फेस में होगा, तो ये भी चीज क्या है, वेवलेंथ। तो मैं वेवलेंथ को अगर डिफाइन करना चाहूं तो ये भी लिख सकता हूं कि डिस्टेंस बिटवीन क्रेस्ट टू क्रेस्ट इज कॉल्ड वेवलेंथ, two consecutive crest, distance between two consecutive trough is called wavelength, या मैं ये बोलूं डिस्टेंस बिटवीन कंप्रेशन, टू consecutive compression और टू consecutive rarefaction, अगर मैं उधर की बात करूं longitudinal वेव की, that is also called wavelength। या मैं ये बोल दूं कि डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स, डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स which is equal displacement या equal position in the y-axis and are in same phase or are in phase is called wavelength। तो मैं इसको वेवलेंथ को अगर डिफाइन करूंगा, डिस्टेंस बिटवीन, ये लिख सकता हूं डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट, कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट, और डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रॉफ, और डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशंस, और डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रेयरफैक्शंस इज कॉल्ड वेवलेंथ, डिनोटेड बाय लैम्डा। यूनिट तो मेरे बच्चे कहेंगे कि लेंथ है तो मीटर होगी और डायमेंशन तो एल होगी। जैसे मैंने कहा टू कॉन्जिक्यूटिव, यहां की बात करें, सॉरी ये यहां कंप्रेशन है, रेयरफैक्शन है, ये रेयरफैक्शन है, तो ये रेयरफैक्शन से रेयरफैक्शन के बीच की भी डिस्टेंस वेवलेंथ है, कंप्रेशन से कंप्रेशन के बीच की डिस्टेंस भी क्या है, वेवलेंथ, दो कॉन्जिक्यूटिव। या मैं ये बोलूं, इसकी डेफिनेशन इस तरीके से भी देख सकते हैं कि एक ही पोजीशन पर, सेम पोजीशन पर, बाई एक्सिस में सेम पोजीशन पर सेम फेस वाले जो पार्टिकल्स होंगे उनके जो डिस्टेंस होंगे, दैट इज आल्सो कॉल्ड वेवलेंथ। आगे बढ़ते हैं बेटा, ध्यान देते हैं।
नेक्स्ट, तो अपने को क्या वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड के बारे में पता लगे। अब आती फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड। तो बेटा टाइम पीरियड क्या होता है समझो। मान लो ये कोई वेव है ऐसे, तो टाइम पीरियड होता है यहां वाला जो पार्टिकल है, ये वाला जो पार्टिकल है ये इस फेस में, अगला जो पार्टिकल जो इसी फेस में आएगा यहां तक पहुंचने, जो सेम फेस वाला पार्टिकल अगली बार जो आया इधर की तरफ ऐसे, तो ये जो साइकिल है इसे कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड द टाइम पीरियड। ये कंप्लीट एक साइकिल है। अब इसके बाद अगर इधर से मैं वेव को छुपा दूं तो अगली फिर ऐसी दिखाई पड़ेगी। तो यानी एक साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड द टाइम पीरियड। इसकी जो डायमेंशन होगी, यूनिट होगी, वो टी होगी, सेकेंड। तो कंप्लीट टाइम टेकन टू कंप्लीट, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल is called time period, is called time period, denoted by capital T, denoted by T। और इसी की अगर मैं बात करूं यूनिट की, तो यूनिट तो सेकेंड है और डायमेंशन T। और अगर मैं बात करूं फ्रीक्वेंसी की, तो फ्रीक्वेंसी होती है बेटा कि एक सेकेंड में जितने साइकिल कंप्लीट होंगे, साइकिल कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड, साइकिल कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। एक सेकेंड में जितने साइकिल कंप्लीट होते हैं दैट इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी। यानी फ्रीक्वेंसी जो होगा वो बेटा होगा 1 में टाइम पीरियड। मैं ये मान के चल रहा हूं कि एक सेकंड में जितने कंप्लीट होते हैं साइकिल दैट इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी। तो मैं कहूं कि टी सेकंड में कितने होते थे, तो बेटा बोले कि टी सेकंड तो टाइम पीरियड है, तो टाइम पीरियड में तो एक साइकिल कंप्लीट हुआ। तो एक सेकंड में अगर निकालना है तो क्या काम करेंगे, इससे डिवाइड कर देंगे। इसी को तो फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है बेटा 1 में टाइम पीरियड। इसकी यूनिट की बात की जाएगी तो यूनिट तो मेरे वाला होगी पर सेकंड, सेकंड इनवर्स, या इसे एक और नाम दिया जाएगा, हर्ट्ज एक साइंटिस्ट थे उनके नाम पर। डायमेंशन तो T-1 हो गई, ठीक है। तो ये तो बेटा थे पैरामीटर्स, कुछ डेफिनेशंस इसके बारे में जो अपन लोगों ने पता कर लिया। अब बात करते हैं प्रोग्रेसिव वेव। अगर हम लोग देखेंगे तो अपने सिलेबस की भी बात करेंगे तो वैसे तो प्रोग्रेसिव वेव 2 तरीके की होंगी, लेकिन अपन लोग पढ़ेंगे प्लेन प्रोग्रेसिव वेव केवल एक तरीके की, पीपीएल, ठीक है। तो 2 तरीके की प्रोग्रेसिव वेव की बात करेंगे। एक तो होगी प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, प्रोग्रेसिव में आगे की तरफ मूव करेंगे। प्लेन प्रोग्रेसिव वेव बेटा क्या होगी, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव इस तरीके की, ऐसे। ये जो वेव है जिसके एम्पलीट्यूड की बात करें तो एम्पलीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है टाइम के साथ में, यानी एम्पलीट्यूड इज नॉट चेंजिंग, एम्पलीट्यूड इज नॉट चेंजिंग, नॉट चेंजिंग, दैट टाइप ऑफ वेव, देन ये जो वेव होगी इसे कहेंगे हम लोग पीपीएल, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, पीपीडब्ल्यू। लेकिन अगर मैं कहूं एक और टर्म आता है डैम्पिंग वेव, ये सारे पैरामीटर से देख लेते हैं। डैम्पिंग वेव का मतलब बेटा जैसे डैम्पिंग ऑसिलेशन था वैसे ही डैम्पिंग वेव है, डैम्प्ड ऑसिलेशन की तरह। यहां पर क्या होगा, यहां पर ऐसे ये वेव चली, इसका एम्पलीट्यूड ये था, फिर धीरे 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 एम्पलीट्यूड कम होता चला गया। तो ऐसी जिसमें एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता चला जाएगा टाइम के साथ में, तो उस वेव को हम लोग कहेंगे डैम्पिंग वेव, यानी कि इन विच एम्पलीट्यूड decreases with time is called damping wave। ये अपने सिलेबस में है नहीं बेटा, अपने सिलेबस में तो प्लेन प्रोग्रेसिव वेव ही है। तो अपन लोग
केवल प्लेन प्रोग्रेसिव वेव ही पढ़ेंगे। अच्छा, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव का एक और एग्जांपल है, इसे हम लोग, एक एग्जांपल है सिंपल हार्मोनिक वेव। सिंपल हार्मोनिक वेव, सिंपल हार्मोनिक वेव बेटा क्या होगी? सिंपल हार्मोनिक वेव अपनी मीन पोजीशन के अराउंड जो वेव ऐसे टू एंड फ्रो करती चली जाएगी और जिसमें एनर्जी कैसी रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, उसे कहेंगे सिंपल हार्मोनिक वेव। और इस वेव की इक्वेशन जो होगी वो एज अ फंक्शन ऑफ साइन और कॉस चली जाएगी, जैसे सिंपल हार्मोनिक वेव की चलती थी, तो वही सिंपल हार्मोनिक वेव हो जाएगी, जैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन है। यानी कि इसके मीडियम के जो पार्टिकल्स होंगे बेटा, ये वाला पार्टिकल भी एसएचएम कर रहा होगा, अगला वाला 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 भी कर रहा होगा, अगला वाला भी, अगला वाला भी, अगला वाला भी। तो अपन लोग का जो सिलेबस में 95% जो केसेस है वो सिंपल हार्मोनिक वेव के ही हैं। बाकी तो वेव कैसे बना सकते हो? तो प्लेन प्रोग्रेसिव वेव हो सकती है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। तो अब ध्यान देते बेटा कि वेव के बारे में अपन लोग ने जो भी थ्योरी थी, इससे रिलेटेड जितने भी डेफिनेशंस हो सकती थी वो अपन लोगों ने देख ली। अब आगे बात करते हैं कि ये जो वेव है इनकी जनरल इक्वेशन क्या होगी, ट्रेवल अगर करेंगे तो इनकी जनरल इक्वेशन क्या होगी, कैसे इनका फंक्शन होगा। तो नेक्स्ट इज जनरल इक्वेशन ऑफ द ट्रेवलिंग वेव। नेक्स्ट पॉइंट है अपने पास में जनरल इक्वेशन, जनरल इक्वेशन ऑफ ट्रेवलिंग वेव। तो क्या है जनरल इक्वेशन ऑफ ट्रेवलिंग वेव? समझो, ध्यान दो। जैसे मान लिया कि मैंने ये यहां पर ये स्ट्रिंग थी और इस स्ट्रिंग के पार्टिकल को मैंने अभी, ये सिंपल हार्मोनिक वेव की या कोई भी वेव की बात कर रहा हूं, इस पार्टिकल को मैंने कहा कि इसे एसएचएम करा दिया। मैंने एसएचएम कराने का मतलब एक एनर्जी से दी, और एनर्जी दी तो ये ट्रांसवर्स डायरेक्शन में एट t इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पर, x इक्वल टू 0 इधर y एक्सिस है और इस तरफ तो मेरे बच्चे कहेंगे कि x एक्सिस है, और यहां पर इसे मैंने क्या कर दिया, एक ऐसे करके एक एनर्जी दी और ये अपनी जगह पर टू एंड फ्रो ऐसे करने लगा। तो जब ये अपनी जगह पर यहां पर टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, इसका मतलब ये क्या कर रहा है, अपनी मीन, ये इसकी मीन पोजीशन हो गई पार्टिकल की, और ये अपनी मीन पोजीशन के अलोंग जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। अच्छा, जब ये मान लो स्ट्रिंग थी, तो अगर ये अपनी मीन पोजीशन अलोंग सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा तो इसके पड़ोस वाला ये जो पार्टिकल है ना, वो भी भाई ये अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो इसे खींचने की कोशिश करेगा ड्यू टू इलास्टिक बिहेवियर, तो ये भी खींचेगा, तो ये भी ऐसे ही कुछ करेगा, दूसरा भी करेगा, तीसरा भी करेगा, चौथा भी करेगा, पांचवा भी करेगा, छठा भी करेगा। तो कुछ इस तरीके की वेव प्रोड्यूस होगी। भाई ये पार्टिकल कर रहा होगा, ये भी 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 कर रहा होगा। अब डिपेंड ये करता है कि हम लोग शुरुआत कहां से करा रहे हैं। अगर मान लो मैंने t इक्वल टू 0 पर ही इसे एनर्जी दे दी, तो ये जो एसएचएम होगा उस एसएचएम की इक्वेशन बनेगी a sin ओमेगा t। ऊपर की तरफ अगर इसे डिस्प्लेस कराया पॉजिटिव डायरेक्शन, और अगर मैंने नेगेटिव डायरेक्शन में कराया तो यहां पर ये जो t इक्वल टू 0 पर इसकी जो फंक्शन बनेगा वो हो जाएगा माइनस का a sin ओमेगा t। और अगर मैं कहूं यहां एक्सट्रीम से कराया तो भाई क्लियर पता था, एक्सट्रीम में एसएचएम में इक्वेशन आती थी a cos ओमेगा t। मतलब मैं ये बोलूं कि ये जो वेव बन रही है या जो एसएचएम हो रहा है, ये जो एसएचएम हो रहा है बालक, वो कुछ ऐसा है। ये जो एसएचएम है वो यहां पर एट t इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, जहां से शुरुआत हो रही x इक्वल टू 0 पर, ये जो एसएचएम हो रहा है वो बाई इज अ फंक्शन ऑफ, बाई इक्वल टू a sin ओमेगा t या a cos ओमेगा t हो, इस तरीके का अगर है तो y इज अ फंक्शन ऑफ टाइम है। अभी a sin ओमेगा t है तो टाइम का ही तो फंक्शन हुआ। तो ये वेव की इक्वेशन नहीं है, ऐसे ये कर रहा है, ऐसे ये कर रहा है, ऐसे ये कर रहा है, आगे चल के ये एनर्जी धीरे 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 ये ट्रांसफर होती चली जा रही। मैंने मान लिया कि ये तो t इक्वल टू 0 पर था, यहां पर पहुंचे किसी इंस्टेंट t इक्वल टू t नॉट पर, और जब इस इंस्टेंट t इक्वल टू t नॉट पर पहुंचे तो इसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करी। भाई यहां पर तो एनर्जी जो थी वो x इक्वल टू 0 पर थी, पार्टिकल तो चल नहीं रहा, लेकिन पार्टिकल का वाइब्रेशन तो बेटा y एक्सिस में, x एक्सिस में तो एनर्जी ट्रेवल करी, तो एनर्जी ट्रेवल करके कुछ स्पीड v से इधर की तरफ, और इसने लेट कर लिया कि यहां पर जब पहुंचा तो x इक्वल टू x पर पहुंचा या x नॉट पर पहुंचा, मैंने ये कह दिया। तो
तो क्या यही चीज इधर फॉलो होगी? हाँ भाई, जो पार्टिकल यहां पर, जो पार्टिकल पर एनर्जी तो पहुंच रही, यहां पर इस पार्टिकल का जो फेस में चेंज हुआ था, जो वाइब्रेशंस हुए थे, वो किसकी वजह से हुए थे? वो हुए थे एनर्जी देने की वजह से। और एनर्जी ट्रांसफर होते 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 टी नॉट टाइम के बाद यहां पहुंची, तो जो फेस इस पार्टिकल का टी इक्वल टू 0 पर था, वही फेस इस पार्टिकल का टी इक्वल टू टी नॉट पर होगा। तो यानी इस पार्टिकल के एसएचएम की, इस पार्टिकल के एसएचएम की अगर इक्वेशन लिखूंगा तो वो तो होनी चाहिए, ये जो इक्वेशन होगी बाई इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, नहीं भाई टाइम से कुछ डिले कर गया, ये पार्टिकल उस फेस में कुछ टाइम के बाद आया। तो पूछेंगे भाई कितने टाइम के बाद आया, तो बाकी लोग बोलेंगे कि सर ये तो टी नॉट टाइम के बाद में आया। यानी यहां पर बाई इज अ फंक्शन ऑफ टी था, तो मैं टी नहीं लिखूंगा, यहां पर लिखूंगा बाई इज अ फंक्शन ऑफ टी माइनस टी नॉट, इस तरीके से। यानी कि बाई इक्वल टू एफ टाइम्स ऑफ टी माइनस टी नॉट की वैल्यू अगर निकालूं तो मैं कहूंगा भाई एक बात बताऊं, मैं यहां से यहां तक जो डिस्टेंस चला हूं वो मैंने बोल दिया एक्स चला। तो टाइम को अगर मैं लिखना चाहूं तो टाइम इक्वल टू होगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड ऑफ द वेव, एंड डिस्टेंस इज एक्स, स्पीड इज बी नॉट। तो टी नॉट की जगह तो मेरे प्यारे बच्चों मैं लिख दूंगा एक्स अपॉन में बी नॉट। यहां तक बात क्लियर हो गई। ऐसे मैं कहूं नहीं मैं तो नेगेटिव डायरेक्शन में जाना चाह रहा हूं, ये तो भाई पॉजिटिव डायरेक्शन में गया, तो इधर की तरफ माइनस साइन लगाया। माइनस साइन इसलिए लगाया क्योंकि ये इधर से क्या कर रहा है, इससे लैग कर रहा है, इससे डिले हो रहा है इतने टाइम के बाद में। उधर वाला जो पार्टिकल नेगेटिव डायरेक्शन में अगर वेव ट्रेवल करेगा वो तो इससे लीड करेगा, तो वो इससे लीड करेगा, इसका मतलब लीड करेगा तो यहां पर क्या साइन होना चाहिए था, प्लस साइन होना चाहिए। तो वैसे माइनस एक्स में चल रहे हैं तो यहां पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो जब कोई वेव पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में चल रही होगी, किसी टाइम टी इक्वल टू 0 पर अगर उसके एसएचएम की इक्वेशन दे रखी होगी, तुमसे वेव की इक्वेशन पूछी होगी, तो वहां पर टी नहीं रखना बेटा तुम्हें, टी माइनस जितनी भी वेव चल चुकी जितनी स्पीड से एक्स अपॉन में एक्स नॉट, या टी माइनस जो भी टाइम दिया उस टाइम को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। यही जनरल इक्वेशन ऑफ वेव होगी, जनरल इक्वेशन ऑफ वेव। जैसे मैं ये बोलूं कि अगर वेव, ये तो हुई वेव, कब वेव किधर की तरफ चल रही है, व्हेन वेव इज ट्रैवलिंग इन, when wave is traveling in positive x direction, if it traveling in negative x direction then what? तो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में अगर ये ट्रेवल करेगी तब इसकी जो वेव का जो फंक्शन बनेगा, यानी वेव की जो इक्वेशन बनेगी जनरल इक्वेशन, वो होनी चाहिए टी प्लस एक्स अपॉन में वी नॉट। यहां पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। व्हेन वेव इज ट्रेवलिंग इन, when wave is traveling in negative x direction। तो मुझे लग रहा है मेरे बच्चों को ये बात थोड़ी थोड़ी सी समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं बेटा क्या होगा, ध्यान देना। आगे अगर मैं देखूं तो होगा क्या वाला, इस तरीके से अपन लोगों ने ये कि ट्रैवलिंग वेव जो होती है उसकी इक्वेशन जो हुआ करती है, जनरल इक्वेशन अगर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में चल रही तो टी माइनस एक्स बाई वी नॉट, और नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में चल रही है, वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में चल रही है तो यहां पर साइन कैसा आएगा, प्लस आएगा। टी नहीं रहेगा, केवल टी की जगह टी माइनस एक्स नॉट। ये प्रोग्रेसिव वेव है। अब पहचानना सीखते हैं। जैसे मैंने लेट एक एग्जांपल ले लिया कि अगर कोई वेव है अपने पास में बाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, मैं बच्चों से पूछूं बताओ ये जो है, ये वाली जो वैल्यू है, क्या ये ट्रैवलिंग वेव है, क्या ये प्लेन प्रोग्रेसिव वेव है, और है तो किस डायरेक्शन में? तो मेरे बच्चे का बड़ा आसान है इसे निकालना। मैं एक काम करता हूं, यहां से ए लिखा, ऐसे साइन लिखा, और ओमेगा को तो मैंने कॉमन ले लिया, तो ये बच्चेगा यहां से ओमेगा कॉमन लोगे टी माइनस एक्स इंटू के अपॉन में ओमेगा। इसे एक और तरीके से लिख सकते थे, तो वाई इक्वल टू आ जाएगा ए साइन ओमेगा टी माइनस एक्स अपॉन में ओमेगा बाई के। ये जो ओमेगा बाई के है बालक, ये जो ओमेगा बाई के है, ये जो ओमेगा बाई के है, ये तो कुछ है फंक्शन ना, सॉरी ये तो कोई एक फंक्शन है ओमेगा बाई के। और अगर ये ओमेगा बाई का फंक्शन है तो मुझे लग रहा है कि ये जो इक्वेशन बन गई है, क्या वो टी माइनस एक्स अपॉन समथिंग बनी है? और अगर ये ऐसी बनी है तो इसका मतलब ये ट्रैवलिंग वेव है। तो ये ट्रैवलिंग वेव है। अभी तो मैं नहीं बताऊं ओमेगा बाई के है, ओमेगा बाई के तो बेटा वेव की वेलोसिटी होती है, आगे डिफाइन करेंगे। तो ये ट्रैवलिंग वेव है। डायरेक्शन कौन सी, बीच में साइन देखेंगे, बीच में साइन बेटा तो नेगेटिव आ गया, तो ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। बहुत अच्छी बात।
ऐसे ही नहीं, अगर मान लो साइन के टर्म में ना दियो, कुछ ऐसे दिया y इक्वल टू ई टू द पावर के एक्स प्लस ओमेगा टी, मैं पूछूं बताओ ये ट्रैवलिंग वेव है या नहीं है, कहोगे हाँ सर है, मैं तो यहाँ से ओमेगा कॉमन लूंगा तो x अपॉन में ओमेगा बाई के हो जाएगा, बीच में साइन प्लस आएगा तो ये ट्रैवलिंग वेव होगी और डायरेक्शन इसकी जो डायरेक्शन होगी वो पॉजिटिव साइन है तो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन होगी। अब अगर मैं कहूं कि कोई इक्वेशन वेव की ऐसी है y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू कॉस इंटू साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। अब बच्चे कंफ्यूज, ये क्या हुआ? तो अगर ऐसी इक्वेशन होगी तो यहां पर साइन भी है, दूसरा साइन भी, एक प्लस है एक माइनस है, इस तरीके की अगर इक्वेशन बनेगी तो ये प्लेन प्रोग्रेसिव वेव नहीं है, ट्रैवलिंग वेव नहीं है। वहां पर केवल एक ही होना चाहिए, या तो ओमेगा टी माइनस के एक्स हो या ओमेगा टी प्लस के एक्स हो, तब काम बनेगा। तो ये ट्रैवलिंग वेव नहीं है, इट इज नॉट अ ट्रैवलिंग वेव। बहुत सारी बातें समझ में आ गई। तो अभी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वेव जो है साइन के फंक्शन में चलेगी, जनरली 95% केसेस है कि साइन के फंक्शन में चलती है, लेकिन हम लोग थोड़ी सी और बात समझ लेते हैं कि किस तरीके से वेव ट्रेवल कर रही होगी, क्या क्या बनेगा। मान लेते हैं एक न्यूमेरिकल की हेल्प से देखते हैं, जरा ध्यान देना। मैंने लेट किया न्यूमेरिकल ये है कि कोई वेव है और वो वेव पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग ट्रेवल कर रही है और उसका जो डिस्प्लेसमेंट है एट एक्स इक्वल टू 0 पर कुछ इस तरीके का बाई एक्सिस में ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट। अ वेव इज ट्रेवलिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन with 2 मीटर पर सेकेंड। ये इसकी स्पीड है, इस स्पीड से मूव ये आगे की तरफ ट्रेवल कर रही है एट एक्स इक्वल टू 0। ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट मतलब बाई एक्सिस करो, ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव इज बाई इक्वल टू कुछ ऐसा दिया 4 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा। या मैं कहूं 4 अपॉन में टाइम के फंक्शन में एसएचएम टाइम की 4 अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर। ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट का मतलब x इक्वल टू 0 पर इस पार्टिकल का एसएचएम की दी गई, x इक्वल टू 0 पर ये किस तरीके से वेव ट्रेवल कर रही थी, ऐसा दिया। देन फाइंड राइट जनरल इक्वेशन ऑफ वेव। अब हमें इस वेव की जनरल इक्वेशन लिखनी है, बड़ा आसान है बेटा, कोई दिक्कत नहीं, समझो जरा। ये जो दे रखी y इक्वल टू 4 अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर कब है बेटा? 4 अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर वेव तब है जब t इक्वल टू 0 x इक्वल टू 0 में लेकर के चलो, यहां पर है। लेकिन इसके कुछ टाइम के बाद में, इससे कुछ डिस्टेंस के बाद में इस वेव की स्पीड कुछ और होगी, वो इस वेव के साथ में कहानी कुछ और होगी। कुछ टाइम के बाद में यहां का पार्टिकल, अगर मान लो ये वेव ऐसे करके कुछ वेव बना रही, यहां का पार्टिकल भी कुछ फंक्शन करेगा। तो मैंने कहा था अगर ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन हो रही तो यहां पर इस वाले में भाई टी नहीं लिखना था, बोला था ना मैंने भाई बाई इज अ फंक्शन ऑफ टी था जब x इक्वल टू 0 पर देख रहे थे, लेकिन मुझे तो एट किसी पोजीशन x पर देखना, तो x पर अगर देखना होता तो तब मुझे लिखना होता तो बाई इज अ फंक्शन ऑफ टी माइनस जो भी इसने डिस्टेंस चली, मैं कह रहा हूं किसी डिस्टेंस x पर देख रहे हैं तो इसने x चली विद कितनी स्पीड से चली, तो मेरे बच्चे कहेंगे 2 मीटर पर सेकंड से चली, तो t माइनस एक्स बाई 2 लिखना। यानी कि जहां पर अपने पास में t लिखा हुआ है वहां पर अगर मैं t माइनस एक्स बाई 2 लिख दूंगा तो ये बन जाएगी अपने पास में इक्वेशन ऑफ द वेव। तो इक्वेशन ऑफ वेव क्या बनी अपने पास में? जनरल इक्वेशन ऑफ वेव वो क्या हो गई बेटा? जनरल इक्वेशन ऑफ वेव तो मेरे बालक ये कहेंगे कि सर ये तो मैंने सीधे पहचान लिया, ये बन गई 4 अपॉन में 1 प्लस टी की जगह तो मुझे लिखना है टी माइनस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। ये बन गई जनरल इक्वेशन ऑफ वेव। यहां तक मुझे लग रहा है बात समझ में आ गई होगी।
अच्छा, इसे समझने के लिए एक और अपने पास में आइडिया है, समझो, बहुत अच्छे तरीके से इसे समझते हैं, ध्यान देना। मान लो मैंने ये कहा कि ये जो y इक्वल टू 4/1 + t², ये थी, ये एसएचएम की इक्वेशन थी। इसका अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं, ध्यान देना, इसका अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं तो ये y एक्सिस हो गया और ये रहा x एक्सिस। अब समझो, मैं कहूं एट t इक्वल टू 0, एट t इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पर है, तो एट t इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पर है, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? जैसे यहां पर t इक्वल टू 0 रखा, एट t इक्वल टू 0, तो जैसे यहां पर t इक्वल टू 0 रखा, तो जब यहां पर t इक्वल टू 0 रखा तब हुआ क्या? समझो, तब हुआ ये कि ये जो y है वो y तो ये रहा, y की वैल्यू क्या हो गई? जैसे ही t इक्वल टू 0 रखा, देन y इक्वल टू 4, और जैसे मैंने कहा t इक्वल टू इनफाइनाइट, तो y की वैल्यू हो गई 0, तो इन्फिनिटी पर y की वैल्यू 0 होगी जाकर, ऐसा करके t की वैल्यू इन्फिनिटी बहुत टाइम के बाद में ऐसी होगी। ये बन गई वेव की इक्वेशन, ये यहां से यहां तक का 4। अब मैं एक काम करता हूं, मैं अगर कहूं एट t इक्वल टू, वेव की स्पीड जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड है, तो वेव की स्पीड अगर 2 मीटर पर सेकेंड है, तो t इक्वल टू 2 सेकेंड के बाद में ये कहां पर होगी? तो जैसे ही मैंने कहा भाई यहां बताओ t इक्वल टू 2 सेकेंड रखूं, तो y की वैल्यू क्या होगी? तो अगर मैं यहां पर t इक्वल टू 2 सेकेंड रखूंगा, तो y की वैल्यू को चेंज होने लगेगी। यानी मैं एक मिनट, ये तो एसएचएम की इक्वेशन थी, यहां से वेव की जो इक्वेशन भाई बताई थी वो तो बनी थी 4/1 + t - xy2 का स्क्वायर। मैं कहूं ये बताओ कि जब ये पार्टिकल ऐसे यहां पर मूव कर रहा है, मैं कहूं अगले पार्टिकल की बताओ जरा क्या होगी सिचुएशन। तो मैंने मुझसे पूछा गया कि एट t इक्वल टू 2 सेकेंड के बाद में बताना क्या इसकी सिचुएशन होगी। तो जब मैंने देखा कि एट t इक्वल टू 2 सेकेंड या एट t इक्वल टू 2 सेकेंड पर देखो, तो 2 सेकेंड पर अगर देखूंगा तो वेव की स्पीड जो थी वो तो बेटा थी 2 मीटर पर सेकेंड, तो डिस्टेंस इसने कितनी 2 सेकंड के बाद में ट्रेवल की होगी? तो इसने डिस्टेंस जो ट्रेवल की वो 2 सेकंड के बाद में बोला गया कि महाराज ये तो डिस्टेंस x हुई थी, तो x इक्वल टू 2 इंटू 2, दैट डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, दैट इज द 4 मीटर। इसने 4 मीटर चली, यानी कि जैसे मैं यहां लिखूंगा x इक्वल टू 2 सेकंड, तो y इक्वल टू आ जाएगा अपने पास में 4/1 प्लस x की जगह 2 रखा यानी 2, वो t की जगह 2 माइनस x की जगह तो आ गया 4/2 का स्क्वायर, ये कैंसिल, 2 माइनस 2 की वैल्यू क्या हो गई? 0, तो y की वैल्यू अगेन क्या हो गई? 4। यानी कि जैसे ही मैं पहुंचा हूं, कह रहा हूं टाइम लगाया इसने 2 सेकंड, और x की वैल्यू इससे इधर से इधर चलिए 4 मीटर, तब जो पार्टिकल जो y की वैल्यू यहां पर थी वही y की वैल्यू आगे थोड़ी सी ऐसे शिफ्ट हो गई, अगली बार में और आगे शिफ्ट हो जाएगी। तो एक्चुअल में यहां वाला पार्टिकल थोड़ी ना भागा, ये तो एनर्जी गई है, ये रस्सी सो रही थी, यहां वाला पार्टिकल t इक्वल टू 0 पर अपने एक्सट्रीम पर है, थोड़े टाइम डिले के बाद में, कितने टाइम डिले के बाद बेटा? 2 सेकंड के बाद में यहां वाला जो पार्टिकल होगा वो इस पीक पोजीशन पहुंचा, वो इधर की तरफ, ये वाला पार्टिकल इससे क्या कर रहा है? लैग कर रहा है। जिस फेस में t इक्वल टू 0 पर था उसी फेस में t इक्वल टू 2 सेकंड पे पहुंचा, यही तो वेव है। ये एनर्जी इधर गई, फिर आगे एनर्जी इधर गई होगी, फिर ऐसे गई होगी, फिर ऐसे गई होगी, ये रिपल्स बनते हुए आगे की तरफ चले जा रही, यही वेव है। अगर ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में चल रही है तो यहां पर माइनस रखेंगे, और नेगेटिव एक्स डायरेक्शन की बात होगी, मुझे इक्वेशन बनानी होगी, तो यहां पर केवल और केवल क्या काम करना था बेटा? प्लस रख देना था, आंसर आ जाता। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल क्लियर हो गई मुझे लग रहा है। जैसे इस चीज को मैं एक और एग्जांपल से समझाना चाहूंगा, ध्यान देना बेटा, मैं नोट पॉइंट में देखूं, मैं कहूं वाला कि ये बताओ y इक्वल टू 2x, इसका ग्राफ बनाओ। तो मेरे बच्चे कहेंगे ये इसमें कौन सी बड़ी बात है सर, मैं तो बड़ी आसानी से बना दूंगा, y इक्वल टू 2x तो स्ट्रेट लाइन होगी एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ये बन गई, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। अब मैं कहूं नहीं भाई बेटा एक काम करो, y इक्वल टू 2x - 2 का ग्राफ बनाओ। बच्चे कहेंगे सर ये भी बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं तो ये लिखूंगा y इक्वल टू 2x - 4, और इसका जो ग्राफ बनाऊंगा, जैसे ही मैं यहां पर y की वैल्यू 0 कहां पर होगी, तो y की जगह 0 पुट करूंगा, 2x - 4 हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू 4 हो गया, यानी x की वैल्यू 2 हो गई। तो अब y की वैल्यू 0 कहां पर हो गई? इधर देखो, y की वैल्यू, जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 0 है, लेकिन जब x की वैल्यू 2 है तब y की वैल्यू 0, ये लाइन बनी।
स्लोप तो वही रहा 2। अगली बार में मैं और चेंज कर दे रहा हूं, 4 कर दूं, तो यहां पर ये लाइन बनी। तो जब ये एक्स डायरेक्शन में चल रही है, पहले 0 पर, जब ये और आगे बढ़ी तो मैंने उतना ही 2 मीटर चली तो मैंने 2 को यहां से माइनस कर दिया, 4 चलेगी तो मैं 4 को माइनस कर दूंगा, 10 चलेगी तो मैं 10 को माइनस कर दूंगा। तो ये ऐसे करके ग्राफ ऐसे बढ़ता चला, तो यही ग्राफ वेव है। वेव कुछ नहीं, बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ग्राफ है। जैसे मैं कहूं कि अपने पास में ये कोई पैराबोला है, और पैराबोला की तो इक्वेशन इस तरीके से दे रखी, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर। अब मैं कहूं इस पैराबोला की इक्वेशन बेटा ये बताओ x इक्वल टू 2 पर बताओ, तो x इक्वल टू 2 पर लिखोगे तो लिख दोगे x माइनस 2 का स्क्वायर, यानी पैराबोला जो है वो इधर की तरफ शिफ्ट हो गया। भाई यहां पर x की जगह 2 पुट करो, 2 माइनस 2 बाई 0, जैसे 2 पुट करोगे इसकी वर्टेक्स इधर आ गई। यही तो वेव है। जो सिचुएशन इस पार्टिकल की एट x इक्वल टू 0 पर थी, वही सेम सिचुएशन दूसरे पार्टिकल की जो है बेटा वो x इक्वल टू कहां पर आ चुकी है, वही सिचुएशन दूसरे पार्टिकल x इक्वल टू 2 पर पहुंची, और ये इधर पॉजिटिव डायरेक्शन में चलता चला जा रहा। तो इस तरीके से हमने इसे लिख दिया। यहां तक मुझे लग रहा बात क्लियर हो गई होगी। तो अगर y एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हो तब तो हम लोग निकाल लेंगे वेव की इक्वेशन। पॉजिटिव x डायरेक्शन में अगर ट्रेवल कर रही होगी तो x अपॉन में स्पीड ऑफ वेव लिख देंगे माइनस करके, और नेगेटिव x डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही होगी तो प्लस करके लिख देंगे। लेकिन अगर ऐसे दिया y इज अ फंक्शन ऑफ x, अगर एसएचएम की इक्वेशन दी हो y इज अ फंक्शन ऑफ x, मान लो ये कोई वेव है और एट t इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, इसके एसएचएम की इक्वेशन या इसके वेव के फंक्शन की इक्वेशन है y इक्वल टू एफ एक्स एज अ फंक्शन ऑफ x। तो कुछ डिस्टेंस x पर जब पहुंचेंगे तो क्या जो इस पार्टिकल का फेस होगा वही होगा? हाँ सर यही होगा, लेकिन कुछ डिस्टेंस के बाद में तो यहां पर बेटा y इक्वल टू एफ एक्स नहीं होना चाहिए, x माइनस एक्स नॉट होना चाहिए। मैं अगर कहूं यहां से यहां तक की डिस्टेंस एक्स नॉट है। अच्छा, इसे लिखने के क्या तरीका है कि अगर इधर से इधर वेव जो है b स्पीड से चल रही होगी तो स्पीड वो x नॉट यानी डिस्टेंस इक्वल टू होगा स्पीड इनटू टाइम। तो क्या मैं इस x नॉट को b इनटू टी लिख सकता हूं? मेरे प्यारे बच्चे ही बोलेंगे कि हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हो। यहां पर x माइनस एक्स नॉट की जगह b इनटू टी लिखोगे तो अगर वेव पॉजिटिव x डायरेक्शन में चल रही और वेव का फंक्शन एज अ वेव जो दी है एज अ फंक्शन ऑफ x दे रखी, t के टर्म में नहीं दे रखी, तो मैं लिखूंगा b इंटू टी किसी इंस्टेंट t पर। और अगर नेगेटिव डायरेक्शन में वेव चल रही तो मैं लिखूंगा x प्लस v इंटू टी। ये जो अपने पास में बनेगी वेव की इक्वेशन वो बनेगी किसके लिए? अलोंग पॉजिटिव x डायरेक्शन। और ये वाली जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी वेव की अलोंग नेगेटिव x डायरेक्शन। अब बातें थोड़ी सी क्लियर हुई, मुझे लग रहा थोड़ी सी बात क्लियर। देख लेते हैं न्यूमेरिकल की हेल्प से कैसे बनता है। समझो, मान लो a wave is traveling, एक न्यूमेरिकल देखते हैं। a wave is traveling along positive x direction, then with speed of यही मान लेते बेटा 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड। then find equation of wave if at t equal to 0 and x equal to 0 its transverse equation is y equal to 1 upon 1 plus x स्क्वायर। अब देखो ये जो y है एज अ फंक्शन ऑफ x दिया है, तो मेरे बच्चे कहेंगे कि सर तो बड़ी आसान काम है, ये तो t इक्वल टू 0 x इक्वल टू 0 पर, ये बात तो t इक्वल टू 0 x इक्वल टू 0 पर, लेकिन मैं कहूं किसी इंस्टेंट t पर ये कितना चली, तो बच्चे कहेंगे कि नहीं सर ये तो x नॉट चल गई। और अगर ये x नॉट चल गई तो वेव की इक्वेशन लिखना बहुत बड़ा काम नहीं है। मैंने कहा था अगर ये y इज अ फंक्शन ऑफ x लिखा है तो x नॉट अगर चल जाएगी और पॉजिटिव x डायरेक्शन में चल रही तो सिर्फ और सिर्फ क्या लिख देना था, x की जगह x माइनस एक्स नॉट।
तो यहां पर x की जगह क्या लिख देना बेटा, 1 प्लस x माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर। अब x नॉट की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x नॉट यहां पर ये पोजीशन है, तो x नॉट की वैल्यू क्या होगी, x नॉट तो डिस्टेंस, और डिस्टेंस इक्वल टू होगा स्पीड इनटू टाइम। मैंने लेट कर लिया t टाइम के बाद में पहुंची किसी इंस्टेंट t पर, तो t टाइम के बाद में पहुंची, तो टाइम तो t हो गया, और स्पीड तो मेरे बच्चे दे रखी कितनी है, 2 मीटर पर सेकंड। तो x नॉट की तो वैल्यू आ गई 2 टाइम्स ऑफ t। तो वेव की इक्वेशन बनी भाई 1 प्लस एक्स माइनस 2 टाइम्स ऑफ t का होल स्क्वायर। बहुत अच्छी बात है, क्लियर हो गई। ऐसे तो रहा, ध्यान देना जरा। इसे अगर मैं बनाऊं, यहां पर इसका ग्राफ बनाऊं, दे रखा है y इक्वल टू 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर एट x इक्वल टू 0। एट x इक्वल टू 0 अगर देखें बेटा, तो x इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू क्या आ जाएगी, एट x इक्वल टू 0 देखो y की वैल्यू क्या आ गई 1। इनफाइनाइट रखा तो y की वैल्यू 0, मतलब ऐसे बन रही वेव। लेकिन ये वेव चल रही इधर की तरफ 2 मीटर पर सेकंड से। तो जब ये 2 मीटर पर सेकंड से चल रही, तो वेव की तो इक्वेशन यहां पर बेटा मैंने बनाई थी 1 प्लस एक्स माइनस 2 टाइम्स ऑफ t का स्क्वायर। और जैसे ही मैं यहां रखूं एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, देखते हैं एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो जैसे मैं कहूंगा एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, तो यहां पर आ जाएगा y इक्वल टू 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स। 2 सेकंड में x कितना चलेगा भाई, स्पीड तो 2 मीटर पर सेकंड है, तो डिस्टेंस हो जाएगी स्पीड इंटू टाइम, यानी x की वैल्यू हो गई 2 इंटू 2 यानी 4। तो यहां लिखेंगे 4 माइनस 2 इंटू 2 4 का स्क्वायर। तो फिर से y की वैल्यू 1 आ गई, तो x इक्वल टू t इक्वल टू 2 सेकंड पर x इक्वल टू 4 होगा एट t इक्वल टू 2 सेकंड पर। यानी यहां पर जो सिचुएशन इसकी y एक्सिस में जो पार्टिकल 1 मीटर डिस्प्लेस हुआ था, वो t इक्वल टू 2 सेकंड के बाद में वो वेव ऐसे चल रही, ऐसे नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही थी, तो ऐसे चल रही होती है। यानी कुल मिला के वेव जो है इस तरीके से चला करती है। तो देखो, अपने को तो सिंपल हार्मोनिक वेव पढ़नी है साइन के फंक्शन में, लेकिन अगर कोई और जनरल टर्म दे रखा तो हम लोग वेव के इक्वेशन को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो बेटा ये अपना एक लेक्चर था। मैं चाहता हूं कि एक न्यूमेरिकल आप लोग को इसमें दे दूं, जिससे आप लोग इसे कर लेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर जो आप लोग कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। अगर कोई वेव है, a wave is traveling along positive x direction with speed v, then and transverse equation of wave at its transverse equation at x equal to 0, t equal to 0 is y equal to a sin x by a, x equal to 0, t equal to 0 नहीं, t equal to t naught. Then find general equation of wave at any instant t। बेटा इसका जो आंसर है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में छोड़ देंगे। तो यहां तक आज का अपना लेक्चर नंबर 1 वेव का कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सिंपल हार्मोनिक वेव के बारे में पढ़ेंगे, और किस तरीके से वो वेव स्ट्रिंग के ऊपर वेव बना करती है, उनके ग्राफ्स बना करके देखेंगे एक एक पॉइंट के, और उसके बाद में उससे रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस और न्यूमेरिकल्स को कवर करेंगे। उनके एम्पलीट्यूड के बारे में पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे, वेव का एक्सेलरेशन और पार्टिकल का एक्सेलरेशन कैसे रिलेट करता है, वेव की वेलोसिटी और पार्टिकल की वेलोसिटी कैसे रिलेट करती है, ये सारे पॉइंट्स पढ़ेंगे, और पाथ डिफरेंस और फेस डिफरेंस के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।